नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आयुर्वेद की पाठशाला चैनल पर। वीडियो को लाइक कमेंट करें एवं शेयर जरूर करें आयुर्वेद ग्रुप्स में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें, जिससे कि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल आयुर्वेद पाठशाला के साथ और आप ट्यून कर चुके हैं आयुर्वेद की पाठशाला चैनल। तो पिछले लेक्चर में हमने भेषज कल्पना के इतिहास के बारे में बात की थी, तो उसको एक बार रिवीजन के लिए मैं आपको दिखा दूं। तो इससे पहले जो हमने पढ़ा था, तो हम सबसे पहले स्टार्टिंग से हमने स्टार्ट किया था इसको। उसमें देखिएगा भेषज कल्पना के इतिहास के बारे में तो 2 शब्द बताए थे इस तरीके से, और कुछ डेफिनेशन वगैरह थी, ये बताई थी। और उसके आगे चल के हम लोगों ने भेषज कल्पना का इतिहास पढ़ा। इतिहास में काफ़ी कुछ चीज़ें डिस्कस की। उसके बाद डिस्कस करने के बाद हमने वैदिक काल के बारे में जाना, और वैदिक काल में हम चलते रहे और आगे पढ़ते रहे। और जो वैदिक काल क्या था पूरा बताया गया इससे पहले वाली वीडियो में। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप उसकी लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ से क्लिक कर सकते हैं और आई बटन पर जाके क्लिक कर सकते हैं। अब देखिएगा, वैदिक काल हो गया। वैदिक काल के बाद हमने पढ़ा था और भी। तो वैदिक काल के बाद हम लोगों ने इसको और कंसल्ट किया था संहिता काल। संहिता काल में हमें चरक संहिता पढ़ लिया था, क्योंकि इसमें संहिताओं की बात थी, तो चरक संहिता हमने पढ़ ली थी। और आज हम जो पढ़ने वाले हैं, हमने यहाँ तक ख़त्म किया था के रूप में होता था। और आज हम बात करने वाले सुश्रुत संहिता के बारे में। तो चलिए आज इसको डिस्कस करते हैं। तो चरक संहिता के पश्चात प्राचीनतम के क्रम में सुश्रुत संहिता का स्थान है। इसमें 6 प्रकार की मौलिक कल्पनाएं मानी गई: क्षीर, रस, कल्क, मतो, कषाय, श्रत्सच, औषितश्च तथा फांटम, कल्पा सडेते, खलु भेषजानाम यथोत्तर ते लघवम प्रतिष्ठा। अर्थात क्षीर, सुरस, कल्क, श्रत, क्वाथ जिसको कहते हैं, शीत को हिम कहते हैं, और फांट, इन 6 कल्पनाओं को आचार्य सुश्रुत ने मौलिक कल्पनाएं माना है। लेकिन क्षीर कल्पना का सुरस में समावेश हो जाने से इसको छठी कल्पना मानना उचित नहीं है। इन कल्पनाओं के अतिरिक्त सुश्रुत संहिता में अंजन, अकृत्युस, अड़ुतेल, अयस्कृति, अवलेय, आलेय, इच्छुरस, उषडाम्बु, ओदन, कवल, काम्बलिक, कुंभसर्पी, कृतयुसरस और चूड़तर्क, तक्र, तैलपात, दधी, धान्याम्ल, धूमवर्ती, नवनीत, नश्य, पानक, पयस, पूड़कोस, कचौड़ी, पेया, प्रथुक, प्रदे, प्रलय, फाड़ित, फैनक, मंडक, मंडूर, मद, आशव, अरिष्ट, मधु, मंत, मस्तु, मासरस, मोदक, एवागु, युस, रसक्रिया, रसाला, राग, साड़व, लाजमंड, लेय, लौहरस और वटक, वर्ती, बिलेपी, बेशवार, ससकुली और सिंडाकी, सड़ंग पानीय, साड़व, सक्तु आदि विविध कल्पनाओं का उल्लेख मिलता है। सुश्रुत संहिता के चिकित्सा स्थान के 4th अध्याय में बात रोगों में शतपाकी एवं सहस्त्रपाकी तैल कल्पना एवं लवण कल्पनाओं का प्रयोग बताया गया है। इसके अतिरिक्त दुगुल कल्पना, अयस्कृति कल्पना, मसी कल्पना और क्षार सूत्र कल्पना का सर्वप्रथम वर्णन मिलता है। अब बात कर लेते हैं काश्यप संहिता की। तो इसमें एक श्लोक दिया गया है: चूड़, शीत, कषायश, स्वरसो, अविश्वस्तता, फांटस, कल्कस्तता, क्वाथो यथावतम निबोध में। अर्थात आचार्य काश्यप ने चूड़, शीत, सुरस, अविशव, फांट, कल्क और क्वाथ, इन 7 को मौलिक कल्पनाएं माना है, जिनमें चूड़ और अविशव कल्पना का पंचविध कषाय कल्पना में समावेश हो जाता है। अतः आचार्य चरोक्त पंचविध कषाय कल्पना ही मौलिक कल्पनाएं कषाय कल्पना होती हैं। इनके अतिरिक्त धूपन, ले, घृत, तैल, अरिष्ट, गुड़, रसक्रिय, वस्ती, अंजन, गुटका, पूड़, पुष्प आदि कषाय कल्पनाओं को काश्यप संहिता में उल्लेख मिलता है। काश्यप संहिता के खिलस्तान में यूसों का विस्तार से वर्णन किया गया है। ये जितनी भी कल्पनाएं हैं, ये अगर आपको एक एक करके देखने को बाद में मिलेंगी आगे वाले इस लेक्चर्स में, तो बिल्कुल इसको इस चैनल पर बने रहिएगा और देखिएगा। अब देखिए, अष्टांग संग्रह और अष्टांग हृदय के अनुसार आचार्य भागवत द्वारा विरचित इन दोनों ग्रंथों में पंचविध कषाय कल्पनाओं में ही मौलिक कल्पनाएं मानिए यथा पंचविदस्तु वैसानाम कषाय कल्पना, निर्यास कल्को निरिहु शीत, फांटश्येत ते यथा पूर्व बलिन, कषाय योन्या पंचरसा लवण वर्जिता, रसा कल्का श्रत शीतः फांटश्येति प्रकल्पना, पंचदैवम कषायणाम पूर्वम पूर्वम बलादिका। अर्थात दोनों ही ग्रंथों में सुरस, कल्क, क्वाथ, हिम और फांट, इन पंचविध कषाय कल्पनाओं का उल्लेख मिलता है। इनके अतिरिक्त अन्य अनेक कल्पनाएं यथा अंजन, अड़ुतेल, अवलेय, आशिचोतन,
इक्षुरस, उष्णोदक, ओदन, कवल, किलाट, कूर्चिका, छार, क्षीरपाक, खंड, खंड और खलखंड और गंडूस, गुटिका, गुड़, घृत, चूड़, तक्र, तंडुलोदक और तैलपाक। तंडुलोदक बहुत इंपॉर्टेंट है। तैलपाक, दधी, धूपन, धूमपान, नवनीत, नश्य, पानक, पायस, पेय, पृथक, प्रदेय, प्रसेक, फाड़ित, वस्ती, मंड, मद, आसव, अरिष्ट, मद, मुदगयुस, मोदक, रसक्रिया, रसायन, रसाला, रागषाढ़व, लाजा, लेप, बटक, बर्ती, बटी बर्ती, बिडालक, विलेपी, बेशवार, सरकरा, सद्धौत, घृत और सकुली, सिरोबस्ती, सक्तु, सर्पिकुड आदि विविध कल्पनाओं का उल्लेख मिलता है। अब बात आ जाती है मध्यकाल या रसशास्त्री काल। अब इसके बारे में बात करते हैं। संहिता काल के पश्चात रसाचार्य नागार्जुन द्वितीय ने अपने ग्रंथों रसेंद्र मंगल, रस रत्नाकर, कक्षपुट आदि में खनिजों पर अनेक धातुवादात्मक क्रियाओं का वर्णन किया है। इस काल में खनिज द्रव्यों की भेषज कल्पना का विकास हुआ, जिसमें खनिज द्रव्यों का शोधन, मारण, सत्पातन, द्रुति, पारद के विभिन्न संस्कार तथा अनेक औषधि कल्पनाओं का विकास हुआ। इस काल में चिकित्सा की दृष्टि से खनिज द्रव्यों की भस्म, शतपातन, द्रुति और शतभस्म, रस सिंदूर आदि कुपीपक रसायनों का निर्माण प्रारंभ हो गया था। 10वीं शताब्दी में विभिन्न खनिज कल्पनाओं का उपयोग चिकित्सा में बहुलता से होने लगा। रसौषधियों के शीघ्र प्रभावकारी, अल्प मात्रा में उपयोगी आदि गुणों के कारण रस चिकित्सा को श्रेष्ठ मानने जाना लगा। अब बात करते हैं चक्रदत्त की। तो चक्रदत्त में इसमें क्या बताया गया है? आचार्य चक्रपाणि द्वारा लिखित इस ग्रंथ में पूर्ववर्ती संहिताओं का सार देखने को मिलता है। इसमें परपटी कल्पना का सर्वप्रथम वर्णन प्राप्त होता है। चिकित्सा की दृष्टि से यह ग्रंथ अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। इस ग्रंथ में अवले, ओदन, कल्क, क्वाथ, छार, खंड, गुड़पाक, चूड़, तैलपाक, अगध, अंजन, अर्कलवण, आश्योतन, कवल, कामलिक, छारसूत्र, छारगुड़, खंडयूस, गंडूस, गुटिका और घृतपाक, तक्र, दधिशर, धूमपान, प्रलेप, परपटी, पायस, पूपिका, पेय, प्रदेय, बस्ती, मसी, मंड, कांजी, मद, मोदक, सुक्त, इवागु, लाज, पेय, वटक, संगड़पानी, क्षीरपाक, धूपन, नश्य, पूपक, पिंडी, पुटपाक, प्रमथ्या, फाड़ित, मंथ, अरिष्ट, चुक्र, मासरस, युस, रसाला, रसक्रिया, वटिका और वर्ती, वेशवार, सिंडाकी, सुरस आदि कल्पनाओं का उल्लेख मिलता है। अब बात करते हैं गदनिग्रह की। तो गदनिग्रह में क्या है? आचार्य सोडल द्वारा 12वीं शताब्दी में विरचित इस ग्रंथ में तैलाधिकार, घृताधिकार, चूड़ाधिकार, लेहाधिकार, आस्वाधिकार कल्पना विषयक विशेष वर्णन मिलता है। 12वीं शताब्दी में मुस्लिमों के आक्रमण के पश्चात यूनानी चिकित्सा प्रणाली का आगम हमारे देश में हुआ, जिसके फलस्वरूप अर्क, खमीर, गुलकंद आदि का प्रचुरता से प्रयोग आयुर्वेद चिकित्सा में होने लगा। इसी काल से रचित ग्रंथ अर्क प्रकाश में अर्क कल्पना का विस्तृत वर्णन प्राप्त होता है। अब बात करते हैं सारंगधर संहिता की। आचार्य सारंगधर मिश्र द्वारा 14वीं शताब्दी में इस ग्रंथ को लिखा गया है। इस ग्रंथ भेषज कल्पना का आधार स्तंभ माना जाता है। इस ग्रंथ के मध्यम खंड में स्वरस, क्वाथ, फांट, हिम, कल्क, चूड़, बटक, अवले, घृत, तैल, आसवरिष्ट आदि का पृथक पृथक अध्यायों में वर्णन किया गया है। इनके अतिरिक्त अंजन, अवगाहन, अनुवासन वस्ती, अपीडन, आश्योतन, कुशलोदक, उत्तरवस्ती, ओदन, कर्णपूरण, कवल, कृष्णा, छार, क्षीरपाक, गुड़, गंडूस, तर्पण, धूमपान, नश्य, निरुवस्ती, पिंडी, पुटपाक, पेया, पोटली, परपटी, प्रदेय, प्रदमन, प्रमथ्या, मंड, मद, मंथ, मलहर, मोदक, इवागु, युस, रसक्रिया, रसायन, लेप, बर्ती, बिलेपी, सड़ंगपानी, सक्तु, सेक आदि कल्पनाओं का वर्णन मिलता है। अब बात करते हैं आधुनिक काल की। तो आधुनिक काल में देखिएगा 16वीं शताब्दी के पश्चात आधुनिक काल माना जाता है। इस काल में भाव प्रकाश, बृहद योग तरंगड़ी, योग रत्नाकर, वैसज रत्नावली, सिद्ध वैसज मडमलिका, रसतंत्रसार एवं सिद्ध प्रयोग संग्रह, भारत वैषज्य रत्नाकर, सिद्ध योग संग्रह, आयुर्वेदासार संग्रह आदि ग्रंथ लिखे गए हैं। इन सभी ग्रंथों में चूड़, क्वाथ, आसव, अरिष्ट, घृत, तैल, अवले आदि पूर्ववर्ती सभी कल्पनाएं उल्लिखित हैं। बृहद योग तरंगड़ी, आयुर्वेद सार संग्रह, रसतंत्र सार एवं सिद्ध प्रयोग संग्रह का कल्पना विषयक वर्णन मिलता किया गया है। भारत वैषज रत्नाकर
भेषज कल्पना का बृहद ग्रंथ है जो 5 भागों में प्रकाशित है तथा इसमें अकरादि क्रम में औषध योगों का वर्णन संग्रहित रूप में किया। मैं आपको बताना चाहता हूँ जैसा कि हमारे मॉडर्न में होता है, जैसे इंडियन फार्माकोपिया है, उसी तरीके से आयुर्वेद फार्मा फॉर्मुलरी होती है। इसमें सब दवाओं का विशद अध्ययन दिया हुआ होता है और किस रोग में योगाधिकार क्या रहेगा, रोगाधिकार, तो पूरा सब कुछ दे रखा होता है और किस नाम से चल रही होंगी वो भी पता रहता है। तो अब देखिएगा, भारतीय आयुर्वेद योग संग्रह आयुर्वेदिक फॉर्मुलरी ऑफ इंडिया AFI भारत सरकार द्वारा प्रकाशित ग्रंथ है। इसमें कल्पनाओं के अनुसार प्रधान योगों का वर्णन किया गया है। यह अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में प्रकाशित है। गुजरात सरकार द्वारा भी भेषज संहिता प्रकाशित की गई है। वर्तमान में औषधि निर्माता कंपनियां विभिन्न प्रकार के चूर्ण, बटी, कल्पना, आंवले, ग्रेन्यूल्स, तेल, घृत, आशावरिष्ठ, ड्रॉप्स, कैचेट और टूथपेस्ट, सूचीवेद मतलब जिसको इंजेक्शन कहते हैं, सिरप, लेप, बर्ती, एनीमा को बस्ती कहते हैं ना, आपको पता होगा, शैम्पू, क्रीम, ऑइंटमेंट कल्पनाओं को वर्तमान समय के अनुसार निर्माण कर विक्रय कर रही है। अतः यह कहा जा सकता है प्राचीन काल में पंचविध मौलिक कषाय कल्पनाओं का प्रादुर्भाव हुआ था, लेकिन बाद में धीरे धीरे अन्य कल्पनाओं का विकास होता गया। वर्तमान काल में भेषज कल्पना का विकसित स्वरूप दिखाई दे रहा है। औषध और भेषज में अंतर, ये अंतर कभी कभी आ जाता है, मेरे हिसाब से तो इम्पोर्टेंट है, आपको याद कर लेना है। औषध एवं भेषज दोनों का प्रयोजन रोगों को दूर करना है, इसलिए औषध और भेषज पर्यायवाची हैं। आचार्य चरक ने भेषज और औषध को पर्याय माना है, अर्थात चिकित्सक, व्याधिहर, पथ्य, साधन, औषध, प्रायश्चित, स्पर्शमन, प्रगति स्थापन और हित, ये 9 पर्याय भेषज के हैं। परंतु आचार्य काश्यप ने औषध भेषज में अंतर बताया है, यद्यपि दोनों ही चिकित्सा से संबंधित हैं। अर्थात चिकित्सा 2 प्रकार की होती, औषध दीपन, पाचन आदि द्रव्यों का संयोग करके रोग का शमन किया जाता है, उसे औषध कहते हैं। चरक के अनुसार यह युक्ति व्यापाश्रय चिकित्सा है, यह द्रवभूत और प्रत्यक्षी चिकित्सा है, इससे शारीरिक और मानसिक दोनों व्याधियों को दूर किया जाता है। अब देखिएगा दूसरा, अर्थात जिसमें ओस रस होता है वह औषधि कहलाती है। इसी ओस रस से आरोग्य प्राप्त होता है, इसलिए उसे औषधि या औषध कहते हैं। अर्थात औषधियों, अब दूसरा वाला देखिएगा, अर्थात औषधियों व्याधि में हितकारी होती हैं, अतः उपलक्षण मात्र से सभी प्रकार की चिकित्सा के लिए औषध शब्द रूढ़ हो गया है। और तीसरा देखिएगा, ओस रस की पीड़ा को दूर किया जाता है, अतः उसे औषधि कहते हैं। अब भेषज की बात करते हैं। स्वस्ति, बलि, होम, व्रत, तप, शांति कर्म द्वारा रोगों को शमन करना भेषज कहलाता है। यह चरकोक्त देव व्यापाश्रय, अद्रव्यभूत चिकित्सा, प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष और नैष्टिकी चिकित्सा है। भेषज विशेष रूप से मानसिक रोगों में प्रयुक्त होती है। अब देखिएगा, अर्थात जो चिकित्सक विषय विज्ञान को जानता है जो रोगियों के लिए हितकारी हो, उसे भेषज या भेषज कहते हैं। अब देखिएगा, जिस औषधि की कार्योनि, प्रवृत्ति, देश आदि शारीरिक, मानसिक और भूतात्म के रोगों को दूर करने वाली हो तथा जिसका कोई प्रतिकूल प्रभाव उत्पन्न नहीं हो, उसे भेषज कहते हैं। अब देखिए, अर्थात जिसके द्वारा रोग भय को जीता जाता है उसे भेषज कहते हैं, उसका भाव या कर्म ही भेषज कहलाता है। अब देखिएगा अगला, अर्थात जिसके द्वारा रोगों की चिकित्सा की जाती है या रोगों को हटाया जाता है, उन सब उपायों को भेषज कहते हैं, भेषज ही भेषज है। अब सीधी सी बात है, आपको समझ में आ गया होगा औषधि और भेषज में क्या अंतर है। उपरोक्त वर्णन से स्पष्ट होता है कि प्रयोजन की दृष्टि से औषध एवं भेषज में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि औषध और भेषज दोनों से रोगों को दूर किया जाता है, किंतु आचार्य काश्यप के अनुसार दोनों में यह अंतर है कि औषध चरकोक्त युक्ति व्यापाश्रय, द्रव्यभूत और प्रत्यक्ष चिकित्सा, जबकि भेषज चरकोक्त व्यापाश्रय, अद्रव्यभूत, अप्रत्यक्ष और नैष्टिकी चिकित्सा है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ इसके नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा है। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करिए, दोस्तों शेयर करिएगा, आयुर्वेद ग्रुप्स में शेयर करिएगा और हमारी सफल मेहनत को सफल बनाएगा एक लाइक करके। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। बेल आइकन दबाने के बाद ऑल नोटिफिकेशन जरूर क्लिक कर लीजिएगा। और अगर पुराने सब्सक्राइबर हैं तो आपने सब्सक्राइब कर रखा है लेकिन बेल आइकन दबा ऑल नोटिफिकेशन नहीं क्लिक कर रखा है, जिससे कि नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुँचते हैं। तो प्लीज़ आप ऑल नोटिफिकेशन क्लिक कर लीजिएगा बेल आइकन दबाने के बाद। तो ठीक है, मिलता हूँ एक नई वीडियो में एक नई चीज़ के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।
है।